है सर। गुड, नाउ इट्स ओके। तो सनराइज के टाइम जो भी तिथि होती है तो उस दिन की हम उसको तिथि मानते हैं, और तिथि जो है वो किसी भी टाइम समाप्त हो जाती है। तो जो फेस्टिवल जिस टाइम हमें मनाना होता है तो उस टाइम हम देखते हैं कि वो वाली तिथि चल रही है या नहीं चल रही है। चलो, फिर तिथि वृद्धि और तिथि क्षय का कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सनराइज के टाइम कभी कभी दो सनराइज के टाइम हमको एक ही तिथि दिखाई पड़ती है तो वो तिथि वृद्धि होती है, या कोई एक पर्टिकुलर तिथि दोनों सनराइज के बीच में सनराइज के टाइम आती नहीं है, तो तिथि क्षय का कंसेप्ट था। तब उससे हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सोलर ईयर जो है वो 365 डेज का होता है, और जैसे मैंने कहा कि लूनर मंथ हमारा 29.5 या एग्जैक्टली 29.5306 डेज का होता है। तो अगर हम 29.5 डेज का एक महीना लें और 12 से उसको मल्टीप्लाई करें तो पता लगा कि ल्यूनर ईयर जो है वो 354 डेज का होता है, 354 डेज का। तो सोलर ईयर और ल्यूनर ईयर में एक साल में 11 दिन का अंतर आ जाता है, एक साल में 11 दिन का अंतर आ जाता है। और आप देखते भी हैं कि क्योंकि हमारे सारे फेस्टिवल लूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड हैं। मान लीजिए कि दीपावली एक बार 15 नवंबर को पड़ती है, तो अगली बार आप देखते हैं कि वो 4 नवंबर को पड़ेगी। अगली बार आप देखते हैं उससे और 15 दिन पहले पड़ेगी, करीब 20 अक्टूबर को पड़ेगी या 21 अक्टूबर को पड़ेगी। तो ये हर बार 11 दिन का अंतर आ जाता है हमारे कोई भी फेस्टिवल में, और इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करें। तो हमने जो हिंदू सिस्टम है लूनर कैलेंडर का, उसमें एक सिस्टम बनाया, क्योंकि ये जो 2-3 साल के बीच में जो डिफरेंस है वो एक महीने का हो जाता है। तो हम 2 बार तो अलाउ करते हैं 11-11 दिन पहले, फिर अब देखते हैं कि तीसरी बार फिर फेस्टिवल जो है वापस उसी डेट पर आ गया। तो हम क्या करते हैं कि हर थर्ड ईयर में लूनर ईयर के अंदर हम एक मंथ ऐड कर देते हैं, और उस साल जो लूनर मंथ होता है वो 13 महीने का होता है, ना कि 12 महीने का। और ये जो महीना हम ऐड करते हैं इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि कुछ लोग इसको अधिक मास कहते हैं, कुछ लोग इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कुछ लोग इसको मल मास कहते हैं। बट एक ही बात है, तीनों, कोई अंतर नहीं है तीनों में, कि जो भी हम महीना ऐड करते हैं हर थर्ड ईयर में लूनर ईयर के अंदर, उस महीने का जो नाम है वो अधिक मास है या पुरुषोत्तम मास है, या उसको हम 6 मास भी कहते हैं। और उसका रीजन यही है कि जो सोलर ईयर हमारा 365 डेज का है, लूनर ईयर हमारा 354 डेज का है, तो हर साल 11 दिन का। अगर हम ये 11 दिन का डिफरेंस अलाउ करेंगे तो दिवाली कभी आपको सर्दी में पड़ेगी, कभी गर्मी में पड़ेगी, कभी बरसात में पड़ेगी, वो हमारे ऐसा नहीं होता। तो हम 2 बार तो 11-11 दिन का अंतर अलाउ करते हैं, लेकिन तीसरे साल जब हम महीना एक ऐड कर देते हैं उसमें लूनर ईयर के अंदर, तो फिर आप देखते हैं कि फेस्टिवल फिर पुरानी डेट पर आ जाता है। और यही हम ऑब्जर्व भी करते हैं कि 2 बार हर फेस्टिवल में 11-11 दिन का अंतर आता है। जैसे कि एक बार दिवाली आपने मनाई, अगले साल दिवाली फिर 11 दिन पहले होगी, अगले बार फिर 11 दिन पहले होगी, लेकिन तीसरे साल फिर जो पहला यहाँ शुरुआत हुई थी वहीं पर पहुंच जाती है। और ये भी देखिए कि मुस्लिम लोग भी अपने जितने भी फेस्टिवल हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, लूनर कैलेंडर के ऊपर, लेकिन वहाँ कोई एडजस्टमेंट करने का सिस्टम नहीं है। हमने तो लूनर ईयर को एडजस्ट किया कि हर तीसरे साल उसमें एक महीना ऐड कर दिया, लेकिन मुस्लिम कैलेंडर जो है वो लूनर कैलेंडर के ऊपर तो बेस्ड है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए आप देखते हैं कि उनका कभी फेस्टिवल जाड़ों में पड़ता है, कभी गर्मियों में पड़ता है, कभी रोजे सर्दी में होते हैं, कभी गर्मी में होते हैं, कभी बरसात में होते हैं, क्योंकि हर साल उनमें जो भी फेस्टिवल है 11 दिन का अंतर आ जाएगा या 11 दिन पहले पड़ेगा।
तो ये जो प्रॉब्लम वहां पर है, हमने उसको चेंज करने की कोशिश की, उसको ठीक करने की कोशिश की कि हमने हर तीसरे साल ल्यूनर ईयर के अंदर एक महीना ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि वी कैन लीव इट टू द whims and fancies of the individuals, कि जो पंचांग बना रहा है अपने हिसाब से एक महीना ऐड कर दे। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि जो महीना ऐड करना है 12 महीने में से कौन सा महीना ऐड करें। 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से कौन से महीने 2 होंगे। दैट इज द बेसिक थिंग एक्चुअली, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके लिए भी एक प्रिंसिपल बनाया गया, क्योंकि इसको भी नहीं छोड़ा एट द whims and fancies ऑफ द इंडिविजुअल्स कि कोई पंचांग बना रहा है तो अपने हिसाब से कोई आश्विन की 2 कह रहा है, कोई कार्तिक 2 कह रहा है, कोई माघ 2 कह रहा है, वो नहीं छोड़ा उसको जो है। उसके लिए भी बहुत एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाया गया, और वो प्रिंसिपल ये है कि जिस महीने के दौरान सन राशि परिवर्तन नहीं करता, जिस महीने के दौरान सन राशि परिवर्तन नहीं करता, इसका मतलब एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच में जब सन, जिस महीने में भी सूर्य या सन राशि परिवर्तन नहीं करेगा, उस महीने को अधिक मास डिक्लेयर किया जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही महीने में होगी। आप पूरे जब 12 महीने देखेंगे उसमें आपको एक ही महीना ऐसा मिलेगा जिस पूरे महीने के दौरान सन जो है वो साइन चेंज नहीं करेगा। तो जिस महीने में साइन चेंज नहीं करता सन, उस महीने को हम अधिक मास डिक्लेयर कर देते हैं। तो हर पंचांग के अंदर, हर एफएमआरएस के अंदर आप देखेंगे कि वही महीना अधिक महीना होगा उस साल के लिए जो है। तो इसमें भी किसी के ऊपर नहीं छोड़ा, ये बहुत ही एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, और ये पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही महीने में होती है कि जबकि सन का मूवमेंट बहुत स्लो होता है और जो दोनों पूर्णिमा के बीच में सन अपनी राशि को चेंज नहीं करता है। अब क्वेश्चन ये है कि कब सन राशि चेंज नहीं करेगा, कब ये पॉसिबिलिटी होगी कि सन राशि चेंज ना करे। जब भी पॉसिबिलिटी होगी जब उसका मूवमेंट स्लो होगा, जब उसका मूवमेंट स्लो होगा एज कंपेयर टू अदर मंथ्स। और हमने देखा था कि जो सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है दैट इज मैक्सिमम इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा होता है। तो ये पॉसिबिलिटी कि सन का मूवमेंट स्लो हो, दैट इज पॉसिबल ओनली अराउंड द मंथ ऑफ जुलाई, और तो किसी महीने में नहीं हो सकती। तो जुलाई के जो आसपास महीने होते हैं उसी में ये पॉसिबिलिटी होती है। और अगर हम पिछले 50 साल का डाटा भी देखें तो आप देखेंगे कि जो भी हमने एडिशनल मंथ ऐड किया है लूनर कैलेंडर में, दैट इज ऑलवेज बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर। दैट इज ऑलवेज बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर, बिकॉज ये जो पॉसिबिलिटी है कि सन का मूवमेंट स्लो हो, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ इन्हीं महीनों में हो सकती है और किसी महीने में नहीं हो सकती। तो जब भी आप देखेंगे कि जैसे एडिशनल मंथ जब ऐड किया गया तो वो अप्रैल और अक्टूबर के बीच में जो महीने होते हैं हिंदी महीने, उसी के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा महीना होगा जिसमें कि हम उसको एडिशनल मंथ डिक्लेयर करते हैं। 2 महीने होते हैं, जैसे पिछले बार देखा होगा आपने 2 अश्विन थे, इसी तरह से जो है वो इसी दौरान पड़ता है अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में। तो अगर हम देखें कि लास्ट टाइम हमने कब ऐड किया है ये अधिक मास, तो आप देखेंगे कि ये हमने किया है 2020 में, 2020 में। और ये जो महीना था which was between 17/9/2020 at 16:33 to 17th October 2020 at 1:04, ये पूर्णिमा थी और ये पूर्णिमा थी। तो इस पूर्णिमा के दौरान और इस पूर्णिमा के दौरान ये जो लूनर मंथ था, इसमें हमने देखा कि सन जो है वो राशि परिवर्तन नहीं किया। क्योंकि अगर आप देखें पंचांग तो सन ने जो है वर्गो साइन में एंटर किया था 16 सितंबर को। सन ने वर्गो साइन में एंटर किया था 16 सितंबर को, जो कि इससे पहले हो गया, महीने की शुरुआत से पहले, महीने की शुरुआत से पहले। और सन ने साइन कब चेंज किया? 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर को जब ये महीना खत्म हो गया, महीना ये 17 अक्टूबर को खत्म हो गया और सन ने जो साइन चेंज किया वो 18 अक्टूबर को किया। इसका मतलब इस पीरियड में यहां से यहां तक, इस पूर्णिमा और इस पूर्णिमा के दौरान सन ने राशि परिवर्तन नहीं किया, सन ने साइन चेंज नहीं किया।
तो इसीलिए हमने इस महीने को अधिक मास डिक्लेयर कर दिया। आश्विन का महीना था, तो आप देखेंगे कि हमने जो है 2020 में इस महीने को अधिक मास डिक्लेयर किया है। 2 आश्विन के महीने हो गए, आश्विन पहला और आश्विन दूसरा जो है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत ही एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, और इसमें कोई इधर उधर नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही महीना आपको मिलेगा जिसमें कि सन राशि परिवर्तन नहीं करेगा, और ये जो पॉसिबिलिटी है वो अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में ही होती है। तो जो भी महीना अधिक मास डिक्लेयर होगा वो अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में ही होगा। और जैसा हमने 2020 में किया है, तो आप देखेंगे कि अब नेक्स्ट ईयर फिर हमें एक अधिक मास ऐड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर हम फिर करेंगे, हर तीसरे साल करते हैं हम एक महीना ऐड एक्चुअल में। तो इस कंसेप्ट को हम अधिक मास कहते हैं, और इसके बारे में बहुत चर्चा होती है और काफी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि अधिक मास है ये शुभ नहीं होता। ज्यादातर जो पंडित लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि अधिक मास शुभ नहीं है, इसमें कुछ काम मत करिए, और इसमें कोई शुभ अशुभ वाली बात ही नहीं है। दिस इज सिंपली ए सिस्टम ऑफ एडजस्टिंग द 2 कैलेंडर्स। तो अशुभ कैसे हो सकता है? ये अशुभ होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सिस्टम है हमारा कि 2 कैलेंडर को एडजस्ट करने का। तो शुभ अशुभ इसमें कुछ नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये कहना कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास अशुभ होता है, वो गलत है बिल्कुल भी। इसके द्वारा हम सिर्फ दोनों कैलेंडर को एडजस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कि हमने महीना ऐड किया लूनर कैलेंडर में। अब इसके जस्ट इन कंट्रास्ट टू दिस, there is a time when we have to reduce 1 month from the lunar calendar. आपको ताज्जुब होगा कि हम कितना इसमें एडजस्टमेंट करते हैं कि अभी हमने एक महीना ऐड किया, लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमें इस लूनर ईयर में से एक महीना कम करना पड़ता है। जैसे तिथि वृद्धि और तिथि क्षय का कंसेप्ट है, ऐसे ही मास वृद्धि और मास क्षय का कंसेप्ट है। लेकिन मास वृद्धि का कंसेप्ट आपने देखा कि हर 3rd ईयर आएगा, वो जरूरी है। लेकिन जो मास क्षय करने का या एक महीना कम करने का जो कंसेप्ट है, दैट इज ए रेयर कंसेप्ट, वो हमेशा नहीं आता, हर 3rd ईयर नहीं आता। इट कम्स आफ्टर आइदर 19 ईयर्स और 141 ईयर्स, या तो 19 साल के बाद आता है या 141 साल के बाद आता है। और ये लास्ट में 18, 22, 23 में हुआ था, जब हमें एक महीना कम करना पड़ा। उसके बाद 141 ईयर्स के बाद 1963-64 में हुआ, फिर उसके 19 ईयर्स के बाद 82-83 में हुआ। अब इसके 141 ईयर्स के बाद फिर एक सिचुएशन आएगी जब हमें ल्यूनर ईयर में से एक महीना कम करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि मास वृद्धि का तो हमने देख लिया कि हमने किसी के ऊपर छोड़ा नहीं इसको, और इसके लिए एक साइंटिफिक रूल बना दिया कि जिस महीने में सन का कोई गोचर नहीं होगा, सन राशि परिवर्तन नहीं करेगा, उस महीने को हम अधिक मास डिक्लेयर कर देंगे। बट हम इसके लिए क्या करें जिससे कि ये किसी की विम्स एंड फैंसीज पर ना छोड़ा जाए? तो इसमें यहाँ भी रूल बनाया गया कि कौन से महीने को हम कम करेंगे, कौन से महीने को हम ल्यूनर कैलेंडर में से रिड्यूस करेंगे। तो उसका रूल ये है कि जिस महीने में सन 2 बार राशि परिवर्तन करता है, ऐसे महीने में जिस महीने में सन 2 बार राशि परिवर्तन करता है, मतलब जैसे पूर्णिमा की शुरुआत हुई और सन ने साइन चेंज कर दिया, और फिर नेक्स्ट पूर्णिमा जब आई उससे पहले फिर साइन चेंज कर दिया, तो सन ने जो है 2 बार राशि परिवर्तन किया, और जिस महीने में भी सन 2 बार राशि परिवर्तन करेगा, दैट मंथ विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दैट लूनर ईयर एक्चुअली। तो उस साल जो है वो महीने 11 होंगे, ना कि 12 या 13 एक्चुअली। तो जैसा हमने देखा कि अधिक मास की पॉसिबिलिटी जब होती है जब सन का मूवमेंट स्लो होता है, मतलब सन और अर्थ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, तब ये पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जो मास क्षय का कंसेप्ट है, या मास क्षय कि सन 2 बार ट्रांजिट करे 2 पूर्णिमा के दौरान में जो है, तो वो पॉसिबिलिटी कब होगी? जब सन और अर्थ एक दूसरे के बहुत पास में होंगे।
सन और अर्थ बहुत एक दूसरे के पास में होंगे। वो कब होंगे पास में? सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम जुलाई के महीने में होता है, जुलाई के महीने में। तो दैट पॉसिबिलिटी इज अराउंड द मंथ ऑफ, सॉरी, जनवरी के महीने में। तो दैट पॉसिबिलिटी इज अराउंड द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी के आसपास जो भी महीने होंगे उसमें ये पॉसिबिलिटी आएगी कि सन जो है 2 बार राशि परिवर्तन करेगा और उस महीने को हम उस ल्यूनर ईयर में से कम कर देंगे। तो आपने देखा कि हम जो ल्यूनर ईयर है हमारा, उसमें हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं और जो वेरियस एस्पेक्ट हैं, तिथि वृद्धि का, तिथि क्षय का, मास वृद्धि का, मास क्षय का, हम सब कुछ करते हैं। फिर मैंने कहा था कि जो महीनों के नाम हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द नक्षत्रास। जो महीनों के नाम हैं, हमने देखा था कि इन महीनों के नाम जो हैं ये नक्षत्रों के नाम के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे वैशाख है तो विशाखा, ज्येष्ठ है ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़, सब महीनों के नाम के ऊपर बेस्ड है। तो नक्षत्र तो 27 होते हैं, तो why we have chosen only 12 out of 27 and on what basis? कुछ तो बेसिस होगा कि हमने 27 में से, 27 में से 15 नक्षत्र छोड़ दिए और 12 को हमने चूज कर लिया। तो ये कोई पिक एंड चूज वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि दिस कैलेंडर इज टोटली साइंटिफिक। कि हमने चलो पहले का नाम वैशाख रख देते हैं, दूसरे का ज्येष्ठ रख देते हैं, किसी ने सोचा होगा और रख दिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज अगेन वेरी साइंटिफिक कि इतना हम एडजस्टमेंट करने के बाद भी, महीना ऐड करने के बाद भी, महीना घटाने के बाद भी, सारा कुछ करने के बाद भी, जब महीने की शुरुआत होगी उस टाइम नक्षत्र वो ही होगा जिस नक्षत्र के ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैलेंडर। कैलेंडर इज सो साइंटिफिक, सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। और पता नहीं कितना मेहनत से बना होगा एक कैलेंडर कि इतना सब एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी जब महीने की शुरुआत होती है तो आप देखेंगे मून इसी नक्षत्र में होगा। वैशाख का महीना जब शुरू होगा तो मून विशाखा नक्षत्र में ही होगा। ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ का महीना होगा तो मून ज्येष्ठ नक्षत्र में ही होगा। ये कैलेंडर इतना साइंटिफिक है, इतना ब्यूटीफुल कैलेंडर है कि इवन महीने की शुरुआत, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस एक्चुअली, कि उसी दिन उसी वो ही नक्षत्र होता है। तो इसीलिए ये नाम जो 12 नक्षत्र हमने चूज किए, दैट इज द रीजन फॉर दैट एक्चुअली, कि हमने out of 27 we have selected only 12 and we have left 15 actually. तो ये उसका रीजन है। तो I think this is all about our different calendars. So any question you have on this date, time and place? ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया कि ये 12 ही क्यों चूज किए हैं। मैंने कहा कि जब महीने की शुरुआत होती है, और महीने की शुरुआत लूनर मंथ में जिस टाइम पूर्णिमा होती है, जब सन और मून के बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है, तो उस टाइम जब पूर्णिमा की शुरुआत होगी, मान लीजिए कि पहला महीना है वैशाख का महीना, तो जिस दिन वैशाख के महीने की शुरुआत होगी उस दिन मून जो है वो विशाखा नक्षत्र में ही होगा। जिस दिन ज्येष्ठ महीने की शुरुआत होगी उस दिन मून जो है वो ज्येष्ठ नक्षत्र में ही होगा। जिस दिन आषाढ़ नक्षत्र की शुरुआत, आषाढ़ महीने की शुरुआत होगी, उस दिन मून या तो पूर्व आषाढ़ में होगा या उत्तर आषाढ़ में होगा। कि जब महीने की शुरुआत होती है तो नक्षत्र वो ही होता है जिस नक्षत्र के ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। ये है इसका मतलब। बाकी के जो नक्षत्र है उसमें ऐसा नहीं होता। नहीं, यही नक्षत्र पढ़ते हैं इन महीनों की शुरुआत में, यही नक्षत्र पढ़ते हैं, इसीलिए हमने उस महीने का नाम इन्हीं नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड किया। बाकी नक्षत्र नहीं पढ़ेंगे, यही नक्षत्र से अलग अलग उसमें पढ़ सकते टाइम पर, बट जब महीने की शुरुआत होगी तो यही नक्षत्र पढ़ेंगे। ठीक है, गॉट इट। एनी अदर क्वेश्चन? हमने जो भी टाइम के बारे में पढ़ा, प्लेस के बारे में पढ़ा, डेट के बारे में पढ़ा या कैलेंडर्स के बारे में पढ़ा, कोई भी अगर डाउट हो, क्योंकि ये हम हमेशा यूज करना है हमें, और मॉर्निंग टिल इवनिंग एक एस्ट्रोलॉजर को यही सब चीजों का जवाब देना पड़ता है। कौन सी तिथि है, कौन सी वृद्धि हो रही है, कब क्षय हो रहा है, कौन सा नक्षत्र है, क्या नहीं। तो यू शुड हैव अ वेरी वेरी क्लियर आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम जो
डिफरेंट योग होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए निराकार जी। सर यहाँ पे एक शब्द यूज करते कि पुष्कर, राइट? मेरे को नहीं पता होगा सर, यहाँ पे लोकल लोग पूछते ब्राह्मण को कि कोई पुष्कर तो नहीं है जब किसका डेथ होता है, तो वो पूछते कि पुष्कर तो नहीं पड़ा है सर, है क्या पुष्कर ये? आई विल टेल यू, अभी जब हम बात करेंगे, जब हम नवांश वगैरह की बात करेंगे, तो आई विल टेल यू अबाउट द पुष्कर नक्षत्र वगैरह जो होते हैं, दैट आई विल टेल। तो अभी हम योग की बात कर रहे हैं, और योग का मतलब होता है कि एक तो सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स, या हम उसको सर्टेन पोजीशन ऑफ द प्लैनेट, उसकी वजह से कुछ योग बनते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और जब भी कोई भी योग बनता है हॉरोस्कोप में, तो दैट सुपरसीड्स द नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। फिर जो योग अपना रोल प्ले करता है, और उस टाइम जो नॉर्मल प्लैनेट की पोजीशन है वो काम नहीं करती। और कभी कभी क्या होता है कि योग बनने से रिजल्ट्स एकदम से, या हम कहेंगे कि द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप चेंजेस, एक्चुअली बिल्कुल एकदम से हॉरोस्कोप का कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाता है, कि बहुत कुछ योग बन रहे हैं हॉरोस्कोप में, एंड दे टेक ओवर द बेसिक पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। तो उन योग के बारे में, जो नॉर्मल योग होते हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो उसी को हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो दो प्लैनेट हैं, सन और मून, इसको हमने किंग एंड क्वीन कहा। इसलिए कहा बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑफ देयर रेलेवेंस इन आवर लाइफ। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। और वैसे भी जैसे हमने कहा था कि सन हमारा सोल है, आत्मा है, और मून हमारा माइंड है, तो वैसे भी जो दोनों ही चीजें हैं बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। और दूसरा, दोनों रॉयल प्लैनेट्स हैं, रॉयल प्लैनेट्स हैं। और किसी भी हॉरोस्कोप में अब जब लोग आपके पास आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। और लाइफ उस व्यक्ति की बहुत ऑर्डिनरी है, लाइफ उस व्यक्ति की बहुत ऑर्डिनरी है, क्योंकि कहा गया कि राजयोग के रिजल्ट आपको जब भी मिल सकते हैं जब आपके हॉरोस्कोप में सन और मून का प्लेसमेंट अच्छा हो। जब सन और मून ही अगर वेल प्लेस्ड नहीं है, तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ बिकमिंग ए राजा, दैट इज इम्पॉसिबल एक्चुअली। तो सारे राजयोग फेल हो जाते हैं अगर सन और मून किसी भी हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड ना हो। अब नेचर देखिए आप किंग एंड क्वीन का, आप किसी राजा को अकेले बैठा दीजिए या रानी को अकेले बैठा दीजिए, तो हाउ ही और शी विल बिहेव। अगर आप देखें कोई भी रॉयल आदमी है, वो अकेला छोड़ दीजिए उसको, तो कैसे बिहेव करेगा? कैन यू जस्ट थिंक ऑफ? पागल सा हो जाएगा वो तो। बिल्कुल सही बात है। ही विल बी टोटली सर इनएक्टिव, ही विल बी टोटली इनएक्टिव। उसकी समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, तो he or she will be totally inactive. They become active only in the company of advisors. ये जब लोग इकट्ठा होते हैं या लोग उनके एडवाइजर्स आते हैं तब वो एक्टिव होते हैं, अदरवाइज अकेला छोड़ देंगे तो आप कहेंगे तो बेकार है, कुछ नहीं है, यूजलेस है। So that is the basic nature of these two planets, कि अगर एडवाइजर्स नहीं है साथ में तो they are totally useless, they are totally inactive in your horoscope, they will not even activate, what to talk of giving results. जैसे कि सन अगर नहीं है कोई प्लैनेट तो सन एक्टिवेट ही नहीं होगा, आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। आप देखते रहिए कि सन तो इतना अच्छा प्लेस्ड है, क्या हो गया इसको। मून है, मून के साथ कोई प्लैनेट नहीं है आसपास, तो माइंड ही काम नहीं करेगा, और जिस व्यक्ति का माइंड ही काम नहीं करेगा तो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, क्या होगा। तो वो ही जो है, इन जो सन और मून से योग बनते हैं वो ही बेस्ड है, वो ही बेस है उनका, कि अगर ये जब प्लैनेट अकेले होते हैं इनके आसपास
कोई प्लैनेट नहीं होता है तो दे आर टोटली दे आर नॉट एक्टिवेटेड और दे आर टोटली यूजलेस, दे डोंट गिव देयर रिजल्ट्स एक्चुअली। और जैसे ही प्लैनेट आसपास आते हैं, एडवाइजर्स आसपास आते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहा जैसे सन है, सन से अगर 12 एक सवाल, एक हाँ जी, क्वेश्चन, मतलब प्लेनेट आसपास होनी चाहिए, आसपास मीन्स कि हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं कि घर में हो, पार्डन, कोई जरूरी नहीं कि सेम घर के अंदर हो। नहीं सेम घर भी मतलब एक ही बात है, वो मतलब डिग्री वाइज इधर होगा या उधर होगा, बट वी कंसिडर अप टू वन हाउस, एक हाउस तक भी अगर है तो उसको हम मान लेते हैं कि है, और साथ में है तो बहुत अच्छा है, फिर तो एक्टिवेट है ही है वो, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली में। मतलब उसके आसपास, आसपास मीन्स कि एक घर इधर या एक घर उधर तक कोई ना कोई प्लैनेट होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए कि सन यहाँ पर है, तो इसके साथ भी कोई प्लैनेट हो सकता था, या मरकरी यहाँ पर है तो वो भी हम मान लेंगे कि एक प्लैनेट है, या यहाँ से यहाँ तक कोई भी प्लैनेट होगा तो हम मान लेंगे कि सन के साथ कोई प्लैनेट है। जैसे आप देख रहे हैं मून का, मून के साथ में 2 प्लैनेट हैं, सैटर्न एंड जुपिटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर कोई प्लैनेट होता तो हम मान लेते कि हाँ मून के साथ कोई प्लैनेट है, और यहाँ साथ में है तो और भी अच्छा है। लोग देख रहे थे कि हाँ, 3 घर आगे और 3 घर पीछे, नहीं तो नहीं, that was only temporary friendship and that is a totally different thing ठीक है, that तो you are यहाँ considering. What we are considering here is कि whether sun and moon are getting activated or not, whether they are capable of giving the result in the horoscope or not, because these are the main planets. These are basically the main planet in anybody's horoscope, and unless these 2 planets are activated, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे नहीं, तो आपका तो सब कुछ बेकार हो जाता है फिर जो है। तो हम जो 7 का मतलब होता है कि एक घर पहले से लेकर एक घर बाद तक, ये जो 3 हाउसेस होते हैं, या सन के साथ यहाँ से यहाँ तक जो भी हाउसेस होते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि उसके साथ में है, राइट। तो जब सन से 12th हाउस में, सन से 12th हाउस में, या एक घर पहले, सॉरी 2nd हाउस में पहले, एक घर बाद में, सन से एक घर बाद में। और क्वेश्चन ये है कि सन जो है मून से एक्टिवेट नहीं होगा, दूसरा राहु केतु से एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि वो भी उसको परेशान करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सन जो प्लैनेट है, दैट विल नॉट बी एक्टिवेटेड बाय मून, इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड बाय द नोड्स दैट इज राहु एंड केतु। तो इसके अलावा दूसरे प्लैनेट होने चाहिए, क्योंकि राहु केतु सन मून को परेशान करते हैं, एक्लिप्स करते हैं, तो उससे एक्टिवेट नहीं होते। हाँ निराकार जी पूछिए। सर लेकिन अगर बहुत क्लोजर होंगे, जैसे किसी का कुंडली में हमने एक बार देखा था कि उसका जो बुध है, बुध तो प्रिंस है, लेकिन उसमें दोनों का, एक का 17 डिग्री सन का था, बुध का 22 डिग्री था। तो नहीं अभी किसी जस्ट वेट, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई ये तो नहीं जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई थिंक दैट विल बी क्लियर टू यू। अभी 2 मिनट आप वेट कर लो। तो मैंने कहा कि सन जो है मून से एक्टिवेट नहीं होगा, सन जो है राहु केतु से एक्टिवेट नहीं होगा, इसी तरह से मून सन से एक्टिवेट नहीं होगा और राहु केतु से एक्टिवेट नहीं होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम सन की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट शुड बी अदर देन मून एंड राहु केतु, और अगर हम मून की बात कर रहे हैं तो प्लैनेट शुड बी अदर देन सन एंड राहु केतु। जब हम कह रहे हैं कि कोई प्लैनेट होना चाहिए साथ में, तो सन के साथ मून और राहु केतु एक्ट नहीं करेंगे, या मून के साथ सन और राहु केतु बेकार है। तो ये कहा पहला योग, जिसको हम वेसी योग कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टर्म में, कि जब कोई भी प्लैनेट अदर देन मून एंड राहु केतु सन से 2nd पोजीशन में होता है, कोई भी प्लैनेट अदर देन मून एंड राहु केतु अगर सन से 2nd पोजीशन में प्लेस्ड है,
तो जो योग बनता है उसको हम वेसी योग कहते हैं। योग इसलिए बनता है कि सन जो है अपना काम करना शुरू कर देता है, सन आपके जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो देना शुरू कर देता है। ऐसे ही जब सन से 12th पोजीशन में, सन से 12th पोजीशन में, और ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी राजीव जी ने बात की कि साथ में भी अगर है तो साथ में भी होगा तो या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, या 12th में होगा या सेकंड में होगा, मतलब उसमें जो है तो उसको भी हम वही मानेंगे। अगर लेफ्ट राइट में है तो आसपास हम उसको मान लेंगे। तो अगर सन से 12th पोजीशन में कोई प्लैनेट है विच इज अदर देन मून एंड राहु केतु, तो जो योग बनेगा वो उसको हम वसी योग कहते हैं। देन अगेन सन गेट्स एक्टिवेटेड, सन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ प्लैनेट है सन के, एंड दो प्लैनेट्स आर अदर देन मून एंड राहु केतु, तो और ज्यादा एक्टिवेट होगा, और ज्यादा एडवाइजर्स आ गए तो उसके रिजल्ट आपको और अच्छे मिलेंगे। और उस योग को हम कहते हैं उभयचरी योग, उभयचरी योग। तो इस तरह से सन के साथ ये 3 योग बनते हैं, वेसी योग, वसी योग, उभयचरी योग। ये बेसिकली योग नहीं है, ये सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि ओके आपका जो हॉरोस्कोप में जहां भी सन का प्लेसमेंट है, सन विल गिव यू द रिजल्ट्स। सन इज विल गेट एक्टिवेटेड, सन जो है रिजल्ट देने के काबिल हो गया या कैपेबल हो गया जो है। बट जब हमने पढ़ा था कि सन और मरकरी के बारे में, उनका जो मूवमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, जोडियक में जो उनका मूवमेंट होता है, तब आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि सन और मरकरी का जो मूवमेंट होता है जोडियक के अंदर, वो इस तरह से होता है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, it cannot be more than how many 27 degrees? 27 degrees. Yeah, right, very correct. कि सन और मरकरी के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो 27 डिग्री का ही हो सकता है। तो मरकरी हैज टू रिमेन विद द सन एक्चुअली, या तो इधर होगा या उधर होगा या साथ में होगा, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। तो सन के साथ ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती कि एटलीस्ट मरकरी है साथ में, एटलीस्ट मरकरी है, बट मरकरी भी एक प्रिंस है, बच्चा है, वो थोड़ा बहुत तो एक्टिवेट करता है सन को, बट उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं करना जो हम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ चाइल्ड एक्चुअली। तो बट ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं आएगी कि सन के इधर उधर कोई प्लैनेट ना हो, एटलीस्ट मरकरी विल बी देयर। तो कुछ एक्सटेंट तक तो सन जो है वो एक्टिवेट होगा, लेकिन ये पोजीशन मून के साथ आती है, बहुत केसेस में आती है, कब इधर उधर कोई प्लैनेट ही नहीं होता या साथ में कोई प्लैनेट नहीं होता। तो उसमें भी जो योग के बारे में कहा गया कि मून से अगर सेकंड पोजीशन में कोई प्लैनेट होता है और वो प्लैनेट जो है वो सन और राहु केतु के अलावा, तो जो योग बनता है उसको हम सुनफा योग कहते हैं। इट मीन्स मून विल गिव यू द रिजल्ट्स, जो भी जैसा भी मून है आपके रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसे ही जब मून से 12th पोजीशन में कोई प्लैनेट होता है अदर देन सन एंड राहु केतु, तो उस योग का नाम है अनफा योग। इट अगेन मीन्स कि यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ द मून, एक्चुअली मून विल गेट एक्टिवेटेड। और अगर मून के दोनों तरफ प्लैनेट होते हैं तो और अच्छा है, मून विल गेट फुली एक्टिवेटेड, और उस योग का नाम हमने कहा दुर्धुरा योग। तो उस केस में आपको मून के और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन सन के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों तरफ कोई प्लैनेट ना हो, एटलीस्ट मरकरी विल बी देयर। लेकिन मून के साथ बहुत बार ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई भी प्लैनेट साथ में नहीं होता, एंड दैट इज रियली ए वेरी वेरी मेलेफिक योगा, वेरी नेगेटिव योगा, वेरी बैड योगा इन हॉरोस्कोप। बहुत अच्छे अच्छे योग होते हैं, हर प्लैनेट की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन मून के दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं है, तो देयर कैन नॉट बी ए वर्स योगा देन दिस, जो कि हम नहीं समझेंगे कि क्यों ऐसी पोजीशन हुई इस व्यक्ति की। सिर्फ मून एक्टिवेट नहीं हुआ, मून या माइंड ने आपका काम नहीं किया। जब माइंड किसी का काम नहीं कर रहा तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उस व्यक्ति की क्या पोजीशन होगी। तो दिस इज सपोज टू बी ए वेरी वेरी नेगेटिव योगा। तो इसमें कहा भी कि जब कोई प्लैनेट नहीं होता दोनों तरफ तो इट मेक्स दिस केमद्रुम योगा, एंड दैट रिजल्ट्स इन द sorrowful state of the person, poor, dependent, rogue, swindler,
तो इस तरह से जो है वो, क्योंकि जब माइंड ही काम नहीं करेगा तो नेचुरली वो व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत एक नेगेटिव योग हो जाता है जस्ट बिकॉज मून इज नॉट अकम्पनीड बाय एनी अदर प्लैनेट। और ये काफी हॉरोस्कोप में आपको देखने को मिलेगा कि मून जो है अकेला है, उसके दोनों तरफ कोई प्लैनेट नहीं है। और मैंने कहा कि जब प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं तो प्लैनेट शुड बी अदर देन सन एंड राहु केतु। बट कुछ कंडीशंस में ये योग, जो केंद्रम योग की हम बात कर रहे हैं, ये नलिफाई हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि मून एंड वीनस अगर केंद्र में प्लेस्ड हो, मून एंड वीनस बोथ आर प्लेस्ड इन द क्वाड्रेंट, केंद्र में उनका प्लेसमेंट होना चाहिए, एंड बोथ हैव एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर, जुपिटर उनको देखना चाहिए। तो उस केस में हम कहते हैं कि केंद्र योग के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो नहीं मिलते आपको, एंड इट गेट्स नलिफाइड। या दूसरा ये है कि मून बहुत स्ट्रांग हो, कि उसको परवाह नहीं है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा जब मून बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस केस में कहते हैं कि मून अगर उच्च का है या अपनी राशि में है तो उस केस में भी ये योग नलिफाई हो जाता है। फिर तीसरा है कि अगर जब हम डिविजनल चार्ट देखेंगे, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि नवांश इज वन ऑफ द डिविजनल चार्ट जो हम पढ़ेंगे भी, कि मून अगर नवांश चार्ट में, और आप देखते भी हैं कि नवांश चार्ट हमेशा लग्न चार्ट के साथ बना हुआ होता है हॉरोस्कोप में, तो उस चार्ट में अगर मून अपने इंटीमेट फ्रेंड के साइन में प्लेस्ड है, हमने देखा पंचदा मैत्री चार्ट में इंटीमेट फ्रेंड होता है, तो अगर मून नवांश चार्ट में इंटीमेट फ्रेंड के साइन में प्लेस्ड है और उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो उस केस में भी ये योग नलिफाई हो जाएगा। और वो हाँ, बोलिए 4A मून एंड वीनस इन क्वाड्रेंट, Moon and Venus in quadrant aspected by Jupiter. हाँ, मून एंड वीनस आर इन द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 4, 7, 10. 1, 4, 7, 10 houses. These are quadrant houses. First house, 4th house, 7th house and 10th house. House. इसको मैं चेंज कर देता हूँ बिकॉज यहाँ सम केंद्र स्थान, इनको हमने केंद्र स्थान कहा। ये पहला हाउस होता है, ये 4th हाउस होता है, ये 7th हाउस है, ये 10th हाउस है। By Jupiter, उसका क्या मतलब? And both are placed in these houses. Moon and Venus both should be placed in either of these houses, and both should have an aspect of Jupiter. Both should have an aspect of Jupiter. मान लीजिए कि मून यहाँ प्लेस्ड है, वीनस यहाँ प्लेस्ड है। मान लीजिए मून यहाँ प्लेस्ड है और वीनस यहाँ प्लेस्ड है और जुपिटर यहाँ प्लेस्ड है, तो दोनों के साथ जुपिटर का भी एसोसिएशन हो गया और दोनों के दोनों केंद्र में भी हो गए, क्वाड्रेंट में जिसको हम बोलते हैं। या मून हमने कहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, उच्च की पोजीशन 2 नंबर राशि में है, अपनी राशि में है जो 4 नंबर राशि होती है कैंसर साइन, तभी भी नलिफाई हो जाएगा। या मून जो है नवांश चार्ट में इंटीमेट फ्रेंड के साइन में है और उसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। और चौथी कंडीशन वो भी आजकल देखा गया कि वो एप्लीकेबल होती है कि इफ मून इज इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर, इफ मून इज इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर। जैसे आप यहाँ देखिए मून की क्या पोजीशन है, there is no planet from here to here. केंद्रम योग, केंद्रम योग बन गया, सर तो केंद्रम योग बन गया यहाँ पर, क्योंकि कोई भी प्लैनेट नहीं है। लगा हुआ है। हाँ, ग्रहण लगना तो आप देखिए मून की डिग्री कितनी है, 11, मून की 11 का। मून इज इन द 11th साइन, डिग्री कितनी है? 27, और राहु की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो हाउ मच इज द डिफरेंस? सर 25 degree. So this 25. is this is difference is too much. So naturally moon, Rahu will not have any influence on the moon. This is just like being in the other sign actually. So इतना distance, मून पूर्व भाद्रपद में है, गुरु के नक्षत्र में है यहाँ पर। हाँ, तो मून आप देख रहे हैं कि गुरु के नक्षत्र में, यहाँ लिखा हुआ है ना यहाँ पर, दिस इज द नक्षत्र, तो मून इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ गुरु।
So that's why Yes, it sir. gets nullified. Otherwise तो सारा horoscope बेकार है. Whatever is the position is all useless. कि अगर ये nullify नहीं हो रहा है तो mind is not working. Moon is not giving the results. तो अगर ये इसमें नहीं होता, अगर जुपिटर के नक्षत्र में नहीं होता तो फिर ये नलिफाई नहीं होता. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मून जुपिटर के नक्षत्र में है तभी भी नलिफाई हो जाता है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फिर ये जो केमद्रुम योग है वो नहीं रहा यहाँ पर. ठीक है. अब हम बात कर रहे थे, जो निराकार जी पूछ भी रहे थे, कि सन और मरकरी का. हमने कहा कि इनका जो मूवमेंट है वो इस तरह से होता है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इट कैन नॉट बी मोर देन 27 डिग्री. तो जहां भी सन होगा, जैसे सन यहाँ पर प्लेस्ड है, तो मरकरी कैन बी हियर, मरकरी कैन बी हियर एंड मरकरी कैन बी हियर. इट कांट बी अवे फ्रॉम दीज 3 प्लेसेस, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है एट ए टाइम वो 27 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता. तो मून या तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा. Or you will find that in 50-60% cases, Mercury is along with the sun. Mercury is along with the sun. इसी हाउस में होगा. अब क्वेश्चन ये है कि सन और मरकरी अगर एक ही हाउस में प्लेस्ड है, there is a conjunction of sun and Mercury, then what is going to happen actually? और इसको हम एस्ट्रोलॉजी टर्म में बुध आदित्य योग कहते हैं. बुध आदित्य योग, और ये बहुत कॉमन है और इसके बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने कि जब सन और मरकरी की युति होती है, सन मरकरी का कंजंक्शन होता है, तो एक योग बनता है जिसको हम बुध आदित्य योग कहते हैं. और अगर हम ऐसी ही बात करें जो हमने कहा था कि सन इज द फादर एंड मरकरी इज द मदर. चाइल्ड, तो दिस इज बेसिकली बाप बेटे का एक युति हो गई एक तरह से जो है. और जब फादर एंड द सन दे आर टुगेदर, व्हाट दे डू? झगड़ा करते हैं, लड़ाई होती है. छोटे बच्चों की कहाँ लड़ाई होगी? वो बड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ. मरकरी इज अ चाइल्ड. इंटेलिजेंस बढ़ती है. सर बाप बेटे को बोलता है पढ़ने के लिए. करेक्ट. उसको सिखाने की कोशिश करता है, उसको कुछ ना कुछ नई चीज सिखाने की कोशिश करता है. उसे कहता है पढ़ो या कुछ सीखो, कुछ अच्छे आदमी बनो एंड बिकम बेटर देन मी एटलीस्ट. तो उसका इंटेंशन हमेशा वही रहता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाने का. तो वही चीज यहाँ पर इस योग का रिजल्ट हो गया कि जब भी बुध आदित्य योग होगा या सन और मरकरी का कंजंक्शन होगा, so the native becomes more intelligent. Native becomes more intelligent. So this yoga is basically connected with the intelligence of the person. So ज्योतिष में only thing is you should know the nature of the planets. और रिजल्ट आप अपने आप बता सकते हो. कोई ऐसा कुछ उसमें ऐसा नहीं होता कि बहुत आपको दिमाग लगाना पड़े. It's basically common sense कि सन और मरकरी का जो योग है, जिसके बारे में बहुत बात करते हैं बुध आदित्य योग की, तो ये योग कुछ नहीं है. दिस इज बेसिकली कंसर्न विद द इंटेलिजेंस ऑफ द नेटिव, कि आदमी के अंदर इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है. अब ये बताइए, जैसे मैंने कहा कि 60-70% लोगों में ये बुध आदित्य योग मिलेगा आपको. 60-70% केसेस में ये बुध आदित्य योग मिलेगा, बट ऑल आर नॉट इक्वली इंटेलिजेंट. आपको ये नहीं कि सारे बहुत ही इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे, वो ऐसा नहीं होता कभी भी. इंटेलिजेंस लेवल में वेरी फ्रॉम 0 to 100%. एक योग की वजह से जो रिजल्ट होते हैं वो 1% भी हो सकते हैं और 100% भी हो सकते हैं. एक में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, एक में बहुत मामूली से रिजल्ट आपको मिलेंगे. तो वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं? वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि प्लैनेट कितने स्ट्रांग है, फादर कितना कैपेबल है, बच्चा कितना कैपेबल है ग्रास्प करने के लिए. तो किसी भी योग के जो रिजल्ट होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, दे बेसिकली डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट. जो भी प्लैनेट योग बना रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर उस योग के रिजल्ट डिपेंड करते हैं. अगर मान लीजिए सन और मरकरी वीक है
तो इंटेलिजेंस लेवल कितना होगा? 5, 10, 15, 20%। और सन और मरकरी मान लीजिए बहुत स्ट्रांग है, तो इवन इट मे बी 90%, 95%। और सेकेंडली जो योग के रिजल्ट डिपेंड करते हैं कि किस हाउस में योग बन रहा है। दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स, कि किस हाउस में योग बन रहा है। अगर अच्छे हाउस में योग बनता है तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, और वही योग अगर नेगेटिव हाउसेस में या त्रिक हाउस में बनते हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत कम मिलते हैं। तो दोनों चीजों के ऊपर योग के रिजल्ट डिपेंड करेंगे। वन इज द strength of the planets, and secondly the house in which this yoga is being formed actually. तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि योग जो है इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। हमने कहा कि बुद्ध आदित्य योग जो है बेसिकली इंक्रीजेस द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द नेटिव एक्चुअली। तो किस हाउस में सबसे अच्छा होना चाहिए? सर ये आप जो बोल रहे हैं बुद्धादि के योग, तो ये सूर्य और बुध सूर्य और एक बुध। फोर्थ एक ही घर में होते हैं तब होता है या आसपास होते हैं तब होता नहीं है? नहीं, एक ही आसपास तो हमेशा ही होंगे वो, बट अच्छा, एक जब ही वो घर में। बिल्कुल इकट्ठा होते हैं, एक ही घर में उनकी युति होती है, तब बनता है वो। ठीक है सर, आसपास तो होना ही है उनको। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये योग जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। तो सर किस हाउस में ये? हाँ हाँ सर बताइए। फोर्थ और फिफ्थ फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। फिफ्थ हाउस जो है वो इंटेलिजेंस का हाउस है। तो इसलिए ये योग जो है दैट इज फिफ्थ हाउस इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ दिस योगा, कि फिफ्थ हाउस में अगर बनेगा तो ये काफी स्ट्रांग माना जाएगा। तो दोनों चीजें मैटर करेंगी, प्लैनेट की पोजीशन भी और हाउस जिसमें ये योग बन रहा है। तो ये बुद्ध आदित्य योग है, इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है। आई होप निराकार जी आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया। नहीं सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है इफ देयर विल बी टू क्लोजर, अगर जो आदित्य है मीन्स सूर्य जो है 18 डिग्री है और बुध जो है 21 डिग्री है, तो दोनों का डिग्री अगर क्लोजर है तो? बिल्कुल हाँ। अब माने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि दोनों बहुत पास में है। यही प्रश्न है आपका कि डिग्री वाइज दोनों बहुत पास में है। या तो देखिए मरकरी क्योंकि सन के पास ही रहना है, तो इसको नॉर्मल केस में हम कंबस्ट या अस्त नहीं मानते नॉर्मल केस में। बट जहां तक बुध आदित्य योग का सवाल है, अगर सन और मरकरी बहुत पास होते हैं, या हम कहें कि जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज विद इन 5 डिग्री, सन और मरकरी के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर जैसे निराकार जी ने कहा कि 3 डिग्री है, तो मैं कहूंगा अगर विद इन 5 डिग्री है तो ये योग चेंज हो जाता है। तो हम इसको बुद्ध आदित्य योग नहीं कहते, फिर हम उसको निपुण योग कहते हैं। निपुण योग, देन दिस इज नॉट बुद्ध आदित्य योग, वी कॉल इट इन निपुण योग। अब निपुण योग में और बुद्ध आदित्य योग में क्या डिफरेंस है? अब जैसे नाम से इंडिकेट है, मैंने कहा कि बुद्ध आदित्य योग इज द योगा ऑफ इंटेलिजेंस, एंड निपुण का मतलब क्या होता है? पूर्ण है वो, मतलब सब कुछ जान सकते हैं। नहीं, निपुणता आपको, आप सब चीजों को जानने वाला कोई निपुण नहीं है यहाँ पर कि हम हर चीज को जाने तो हम जाएंगे हम तो निपुण है हर चीज में। जो है निपुण का जब हम यूज करते हैं तो हम कहते हैं इस चीज में ये निपुण है। ये तो कहते हैं गाने में निपुण है, या खाना बनाने में निपुण है, या किस चीज में एक निपुण है। किसी तो एक चीज में हाँ, हम कभी ये नहीं कहते कि हम सारी चीजों में निपुण है, वो इम्पॉसिबल है वो। तो निपुण का इस्तेमाल ही जब हम करते हैं व्हेन इट इज रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जब हमें एक चीज में कोई एक्सपर्टाइज मिल जाती है। कोई कहे कुकिंग में एक्सपर्टीज है, खाना बनाने में एक्सपर्टीज है, या कपड़े बनाने में एक्सपर्टीज है, या मैकेनिक बहुत अच्छा है, कार का मैकेनिक बहुत अच्छा है, तो वो निपुणता हो गई एक्चुअली में। कि निपुणता मतलब एक पर्टिकुलर चीज में आपकी निपुणता है, यू हैव एन एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड एक्चुअली। तो ये डिफरेंस हो जाता है बुद्ध आदित्य योग में और निपुण योग में। बुद्ध आदित्य योग वाले जो लोग होते हैं दे आर ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्सन, और जो निपुण योग वाले होते हैं दे हैव एन एक्सपर्टीज ओनली इन अ पर्टिकुलर फील्ड एक्चुअली। कि एक बहुत अच्छा मैकेनिक है जो गाड़ी की आवाज सुन के बता देता है कि गाड़ी में क्या डिफेक्ट है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर है जो आप पेशेंट को देख के बता देता है, बट दे विल नॉट बी ओवरऑल इंटेलिजेंट पर्संस।
तो ये डिफरेंस हो जाता है बुधादित्य योग में और निपुण योग में। निपुण योग मतलब जब सन और मरकरी के बीच का डिस्टेंस इज लेस देन 5 डिग्री, बहुत पास पास होते हैं तो कम्बस तो नहीं मानते, बट इवन देन थोड़ा सा कम हो जाता है इंटेलिजेंस लेवल, तो उसमें जो व्यक्ति है वो उसमें निपुण हो जाता है, ना कि ओवरऑल इंटेलिजेंट रहता है। ठीक है निराकार जी? थैंक यू I सर, hope- हो गया क्लियर। या डिग्री का डिफरेंस जो हम देखेंगे वो दोनों की डिग्री से देखेंगे। दोनों की डिग्री से, जैसे मान लो कोई भी है, यहां देखिए बुध आदित्य योग बन रहा है और वो भी 5th हाउस में बन रहा है। हाँ जी हाँ, 5th हाउस में है। 5th हाउस में। अब डिग्री देखा आपने, सन की डिग्री कितनी है? 20 20। यस सर। 20 और मरकरी का डिग्री कितना है? 21। 21 तो विद इन 5 डिग्री हो गया, एक 20 डिग्री और 21 डिग्री है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जो है दैट इज 1 डिग्री। या जी जी तो दे आर विद इन 5 डिग्री। तो ये बुध आदित्य योग की जगह निपुण योग हो गया। योग हो जाएगा। हाँ, Yes, इसको हम yes. बुध आदित्य योग नहीं कहेंगे, इसको हम निपुण योग कहेंगे। निपुण योग कि ये इस तरह से हम डिग्री देख सकते हैं। डिग्री यहाँ लिखी हुई है हर प्लैनेट की। हाँ जी जी। जी। लेकिन सर मून यहाँ पे रेट्रोग्रेड शायद। कौन रेट्रोग्रेड है? सर मून में माइनस लिखा हुआ है। मून सर रेट्रोग्रेड नहीं मून होता, there is सन a और मून माइनस साइन इन। अभी बात करेंगे उसकी, बट मून रेट्रोग्रेड नहीं होता, सन और मून रेट्रोग्रेड नहीं होते। यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली जो योग बने वो सन और मून से बने। और भी योग हैं जो बहुत सारे हम देखते हैं अभी। लेकिन सर अगर 5th हाउस के अलावा कहीं और भी ये बनता है, हाँ, जैसे मान लो लग्न में बन गया तो भी स्ट्रांग है, केंद्र या त्रिकोण में बन गया तो स्ट्रांग है, बट 5th हाउस में स्ट्रांगेस्ट है, क्योंकि नहीं त्रिकोण किसी और हाउस। घर में किसी और घर में बन रहा है तब भी है तो वो इंटेलिजेंट। हाँ है तो इंटेलिजेंट, बट इंटेलिजेंस लेवल में डिफरेंस है। हाँ जी जी, ओके ओके। उसके जो रिजल्ट है वो कम ज्यादा हो सकते हैं। जी जी। अब एक गज केसरी योग बनता है, ये भी बहुत कॉमन है और इसके बारे में भी बहुत हम लोग बात करते रहते हैं कि गज केसरी योग। और गज माने हाथी, केसरी माने शेर। तो जिसके घर पर हाथी और शेर हो तो वो योग हुआ है। और कहते हैं कि अगर मून और जुपिटर आपस में अगर केंद्र में होते हैं, आपस में मून और जुपिटर, अगर ये नहीं कहा कि दोनों केंद्र में होने चाहिए, ये कहा कि दोनों आपस में एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए। इसका मतलब आपस में उनकी जो पोजीशन है वो 1, 4, 7, 10 होनी चाहिए। ये डिफरेंस है, इसमें ये नहीं कहा कि दे हैव टू बी इन द क्वाड्रेंट, दे शुड बी इन द केंद्र। ये कहा गया कि आपस में मून और जुपिटर की जो पोजीशन है वो 1, 4, 7, 10 होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी अगर हम हॉरोस्कोप देखेंगे, यहां देखिए मून यहां पर है और जुपिटर यहां पर है। मून का प्लेसमेंट यहां देख रहे हैं आप, जुपिटर यहां देख रहे हैं, दोनों में कोई भी केंद्र में नहीं है, केंद्र स्थान तो ये है, बट आपस में क्या पोजीशन है एक दूसरे से? सेवेंथ पोजीशन है, एक दूसरे से 7th पोजीशन है। तो मैंने कहा कि एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 पोजीशन कोई भी अगर होगी तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे से केंद्र में है। जैसे मान लीजिए कि मून यहाँ पर है, जुपिटर भी यहीं पर होता तभी भी गज केसरी योग बनता है। जुपिटर अगर यहाँ पर होता बाई चांस मान लो, तो अपने से मून से 4th पोजीशन में हो गया, 4th पोजीशन में हो गया तभी भी गज केसरी योग बना। यहाँ 7th पोजीशन में है तभी भी गज केसरी योग बना। और अगर यहाँ भी होता
जुपिटर, तो मून से 10th पोजीशन में हो गया, या तभी भी गज केसरी योग बनेगा। तो मून और जुपिटर आपस में एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए। जैसे हम और कोई देखें, जैसे हम मून से देख रहे हैं ये पोजीशन, ऐसे जुपिटर से भी देख सकते हैं। एक ही बात है, जुपिटर और मून से आपस में एक दूसरे की पोजीशन, जैसे यहाँ पर मून जुपिटर इकट्ठे हैं दोनों, जी तो आपस में एक पोजीशन हो गई दोनों की, और वैसे भी केंद्र में है यहाँ पर, तो अपने आप ही गज केसरी योग बन गया। यहाँ देखिए मून यहाँ पर है और जुपिटर एक साथ ही, और में है। केतु भी। हाँ साथ में है ये, तो गज केसरी योग बन गया। यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों इकट्ठे हैं, बट केंद्र में नहीं है, बट आपस में केंद्र में है, तो ये भी गज केसरी योग बन गया। नहीं, आपने कहा आपस में केंद्र में है, इसका मतलब क्या है? आपस में एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 पोजीशन होनी चाहिए। अगर एक साथ है तो ये पोजीशन आती ही है। एक हो गया ना इकट्ठा, आपस में एक केंद्र हो गया, एक पोजीशन हो गई दोनों की, दोनों इकट्ठे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आइदर 1 हो, 4 हो, 7 हो या 10 हो। जैसे यहाँ पर मून यहाँ पर है और अच्छा, एक हो गया। जुपिटर यहाँ पर है, तो कौन सी पोजीशन हुई है? यहाँ से आप काउंट करेंगे तो कौन सा आएगा? 3 आएगा। तो गज केसरी योग नहीं है इसमें, जो है गज केसरी योग नहीं है। 3 पे हो तो कौन सा योग होता है फिर सर? हाँ जी, 3 घर का अंतर हो तो कौन सा योग होता है? नहीं, फिर गज केसरी नहीं हुआ। गज केसरी जब ही बनेगा जब 1, 4, 7, 10 होगा। जैसे यहाँ मून यहाँ पर है, ठीक है, वो तो समझ गए। जुपिटर यहाँ पर है, तो अपने से हाँ। कौन सी पोजीशन हुई? 1, 2, 3, 4, 5, तो नहीं है गज केसरी योग। तो Yes. कुछ लोगों में आपको मिलेगा गज केसरी योग, कुछ में नहीं मिलेगा। और गज केसरी योग बेसिकली, जुपिटर जो है वो प्रोस्पेरिटी का प्लैनेट है, और जैसा नाम है इसका, जिसके घर पर हाथी घोड़े, हाथी और शेर बंधे होंगे, तो कौन सा आदमी हो सकता है? बहुत ही रिच आदमी होगा, बहुत ही प्रोस्पेरस आदमी होगा, सुख समृद्धि होगी जिसके घर पर, वही अफोर्ड कर सकता है। तो ये योग जो है बेसिकली हमारी प्रोस्पेरिटी से कनेक्ट होता है, कि अगर जिसके भी ये योग बनता है तो उस व्यक्ति के घर में प्रोस्पेरिटी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये हमारा गज केसरी योग का रिजल्ट हो गया। फिर एक योग और बनता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट योग है, जिसको हम लक्ष्मी योग भी कहते हैं, कि जब मून और मार्स ये तो पहले बताया था सर आपने, ये वाला। हाँ, कि जब उनका कंजंक्शन होता है तो उस योग जो है वो लक्ष्मी योग है, एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल धन योग एक्चुअली, क्योंकि मून और मार्स का आपस में इकट्ठा होना, किसी भी हाउस में हो, चंद्रमा और मंगल जब इकट्ठे होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, तो योग बनता है, उसको हम चंद्र मंगल योग भी कहते हैं या लक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या इफेक्ट होगा इसका मून एंड मार्स इकट्ठे हैं तो? भाई एक माइंड का कारक है, एक एनर्जी का कारक है। हाँ, तो जब माइंड को एनर्जी देना, हाँ, मार्स का काम है एनर्जी देना, तो माइंड गेट्स एक्टिवेटेड, और हम कहते हैं कि सर वो हास्टी होगा। है जी सर, हाँ जी सर मार्स जो है एक हास्टी प्लैनेट है, तो उसका डिसीजन बहुत हास्टी होगा। नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी आर नॉट कंसीडरिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अभी हम देखते हैं कि माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। माइंड के ऊपर जो है, माइंड हमारा, मून हमारा माइंड है, और मार्स जो है वो एनर्जी देता है, तो इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द माइंड, और जब माइंड को एनर्जी मिलेगी तो माइंड विल गेट एक्टिवेटेड। और जो फैक्ट ये है कि जो भी हमारी मेंटल कैपेबिलिटी है भगवान ने जो दी है, उसका हम 10% भी यूज नहीं कर पाते थ्रू आउट द लाइफ।
और अगर जब एनर्जी उसको मिलेगी तो 10 से थोड़ा तो बढ़ेगा, 15% भी हो गया मान लीजिए, तो वी कैन डू वंडर्स इन द वर्ल्ड। एक्चुअली हम कुछ भी काम कर सकते हैं, और वही इस योग का एक रिजल्ट भी होता है कि यू गेट एन अनपैरेलल स्किल इन एनी पर्टिकुलर फील्ड। एक्चुअली में किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपके अंदर इतनी माहिरता आ जाती है कि लोग आपके पीछे अपने आप भागेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई जैसे मैकेनिक है, गाड़ी की आवाज सुन के पहचान लेता है, कोई डॉक्टर आपकी शक्ल देख के बता देता है क्या बीमारी है, तो फिर उसके पास कमी क्यों होगी पैसे की जो है। कोई ऐसी स्किल है अगर आपके अंदर जो और लोगों में नहीं है, किसी भी तरह की स्किल हो, गाना हो, कुछ एक्टिंग हो, कुछ कोई भी चीज हो, मतलब म्यूजिक हो, कुछ भी हो, तो एक जो स्किल आपके अंदर आ जाती है। आप देखिए जिसका भी मून और मार्स का कॉम्बिनेशन होता है कि दे आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एक्चुअली बहुत एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको माहिर हो जाते हैं, बहुत एक एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाती है, और जब एक्सपर्टाइज डेवलप हो जाती है तो नेचुरली फिर पैसे की कोई कमी नहीं होती, पैसा अपने आप आपके पीछे भागेगा। तो इसको कहा बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर हम दूसरी बुक है हमारी एक व्रत जातक जो वराहमिहिर ने लिखी है, तो उसमें कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी अ वर्स योगा देन दिस। वो कहते हैं कि जिनके ये योग होता है वो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन गो टू एनी लेवल। आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बुक तो कहती है कि इससे बेटर योग नहीं होता, और एक बुक कहती है कि इससे वर्स योग नहीं होता। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? एक्चुअली वो भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि कोई गलत कोई नहीं है, कोई कहीं ऐसा कोई गलती नहीं होती एक्चुअली। बट व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? दो ही प्लैनेट है, एक ही योग बन रहा है, एक कहता है बहुत पॉजिटिव है, एक कह रहा है बहुत नेगेटिव योग है। व्हाई दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? नेगेटिव एनर्जी कुछ, या मान लीजिए कि मून आपका एफ्लिक्टेड है हॉरोस्कोप में, मार्स एफ्लिक्टेड है हॉरोस्कोप में, तो ये जो माइंड एक्टिवेट होगा वो क्या डायरेक्शन होगी उसकी? It will not be constructive, it will go in the destructive direction. It will not be positive, it will go in the negative direction. और आप देखते भी हैं कि जो भी टेररिस्ट हैं, हैकर्स हैं, या जो उल्टे सीधे काम करते हैं, वो भी बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, उनका माइंड भी बहुत एक्टिवेट होता है, उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है जब भी वो उस फील्ड में जाते हैं। तो एक ही योग है, बट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स, जैसे मैंने कहा कि योग के रिजल्ट जो है वो प्लैनेट की पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि प्लैनेट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, मैलिफिक है, बेनिफिक है। तो अगर ये मैलिफिक प्लैनेट हो जाते हैं इसी योग में, तो आपकी जो एनर्जी चैनलाइज हुई वो किधर हुई? नेगेटिव डायरेक्शन में हुई। आप डिस्ट्रक्शन की तरफ हुई, ना कि प्रोडक्शन की तरफ, ना कि प्रोडक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आप मिली आपको जो है। तो उसका आपने यूज उस सेंस में किया, नेगेटिव सेंस में, और जब नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होगा तो नेचुरली फिर मॉरलिटी का सवाल ही नहीं है, यू कैन गो टू एनी लेवल एक्चुअली। तो गलत कोई नहीं है, एक ही योग आप देखेंगे कि हम उसका जो रिजल्ट होते हैं कभी कभी बहुत पॉजिटिव होते हैं और कभी कभी बहुत नेगेटिव भी होते हैं। योग वही है, बट वंस वी अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ द प्लैनेट देन वी कैन टेल कि क्या रिजल्ट होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। सर पैसा तो लेकिन वो भी कमाई लेगा टेररिस्ट, दोनों पैसा कमाएंगे, लक्ष्मी योग तो है ही है, पैसे की किसी के पास कमी नहीं होगी। आपके अंदर आफ्टर ऑल एक्सपर्टीज तो है ना कुछ। उनकी भी बहुत वैल्यू है, ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू बाकी ज्यादा है आजकल के टाइम में ऐसे लोगों की। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए इसको लक्ष्मी योग कहा। तो नेगेटिव एनर्जी या मैलेफिक मार्स का ही होना जरूरी है या फिर मून भी हो सकता है? मून का भी जरूरी है, दोनों का। और इसको आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं जब ये हम विष योग की बात करें। ये विष योग है। विष योग कहता है जब मून और शनि का, मून एंड सैटर्न का जब कंजंक्शन होता है, मून और सैटर्न जब इकट्ठे होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, तो योग जो बनता है उसको हम विष योग कहते हैं।
वही विष योग कि अब डिफरेंस क्या आ गया, पहले हमने कहा मून और मार्स, अब हमने कहा मून और सैटर्न। तो मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, अगर हम दोनों प्लैनेट के नेचर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों? मार्स तो एनर्जी का है और सैटर्न? और सैटर्न तो लेम प्लेनेट है। कर्म का है। क्या सैटर्न के क्या रिजल्ट होते हैं? रेस्ट्रिक्ट करता है ये मोबिलिटी को। माइंड की मोबिलिटी को तो कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता ना कोई। सेकंड का सर मतलब स्लो स्लगिश, सर लेजी, सर लेजी, लेजी कैसे करेगा माइंड लॉफुल, को? सर लॉफुल। सैटर्न Because जो Saturn is है, the lord of द बेसिक नेचर ऑफ द सैटर्न इज कि इट पुट्स एलिमेंट ऑफ प्रेशर। सैटर्न का जो बेसिक नेचर होता है, जो हम 7.5 की बात करते हैं, ढैया की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि इट पुट्स प्रेशर ऑन द माइंड। एक्चुअली माइंड को प्रेशर देता है, माइंड को प्रेशर देता है, माइंड के ऊपर दबाव डालता है। तो आदमी हमेशा मेंटल टेंशन में रहता है, आदमी हमेशा डिप्रेशन। हाँ जी, यहाँ तो डिप्रेशन वाली स्थिति आएगी। अभी सुन तो लो कि जब माइंड के ऊपर प्रेशर आया तो आदमी हमेशा टेंशन में रहेगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत दुखी इंसान है ये, कुछ लोगों के बारे में कहते हैं ना कि वो कभी खुश रहते ही नहीं है, दुखी रहते हैं हमेशा जो है। उनको आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दीजिए, कितनी भी अच्छी सराउंडिंग दे दीजिए, कितनी भी अच्छी पार्टी हो रही हो, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो एक कोने में बैठ के अपना कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। तो वो नेचर हो जाता है, बिकॉज इसीलिए इसको विष योग कहा, नेगेटिव योग कहा, क्योंकि आदमी का नेचर जो है ना बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि वो आदमी हमेशा मेंटल प्रेशर में है। तो ये तो नेचर की बात हो गई, इसलिए हमने इसको विष योग कह दिया। अब रिजल्ट्स की बात करें कि मान लीजिए कि मून जो है बहुत वीक प्लैनेट है किसी आदमी का, और उसके ऊपर सैटर्न ने प्रेशर डाला, तो क्या होगा? जो लोग मेंटली वीक होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाता है तो वो क्या करते हैं? डिप्रेशन में काम बिगड़ जाता है, दे फर्दर गो इनटू डिप्रेशन। जो मेंटली लोग वीक हैं, आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं और उनके ऊपर जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो सुइसाइडल टेंडेंसी भी हो जाती है। हाँ, कोई भी मतलब एक हम कहेंगे कि डिप्रेशन में चले जाएंगे और पोजीशन खराब हो जाएगी उसकी। और यही अगर मून बहुत फर्टाइल है, बहुत मून स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा? तो और बढ़िया काम करेगा वो, तो पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छा हो जाएगा। अब जैसे बच्चे हैं जिनको मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जब एग्जाम के टाइम प्रेशर पड़ता है तो डू वेरी वेल एक्चुअली। तो मून जिसका भी स्ट्रांग होगा और अगर ये कॉम्बिनेशन है तो सच पीपल रियली एक्सेल इन द रिसर्च वर्क और बहुत ही एक अच्छा काम करते हैं, भले ही वो नेचर उनका कैसा भी हो। लेकिन जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत जैसे रिसर्चर्स वगैरह होते हैं या बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च करते हैं, वो ऐसे ही लोग करते हैं। लेकिन सर फिर भी उसका नाम विष योग रहेगा। विष योग तो नेचर की वजह से रहा, नेचर आपकी ऐसी हो गई कि आप खुद दुखी करोगे ना दूसरे आदमी को। अब मान लो किसी को शादी करनी है ऐसे आदमी से, तो आप मान के चलिए कि वो तो दुखी इंसान ही होगा, उसको तो झेलना ही पड़ेगा पूरे जिंदगी भर जो है। तो इसलिए इसको विष योग कहा, बिकॉज कि नेचर को हमारी खराब करता है। लेकिन जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, मैंने कहा कि रिजल्ट्स एक ही कॉम्बिनेशन है, बट रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर है। लक्ष्मी योग का तो वही बताया था। हाँ बिल्कुल वही है। तो एक तो बहुत पावरफुल योग हो गया और एक बहुत ही खराब योग हो गया रिजल्ट्स के मामले में। सारी जो अच्छी अच्छी रिसर्च करते हैं वो ऐसे लोग करते हैं जिनका मून और सैटर्न बहुत पावरफुल होता है और इकट्ठा होता है जो। और लेकिन अगर बाई चांस मून अगर वीक हुआ तो फिर तो उनकी हालत खराब हो जाती है ऐसे लोगों की। वो वाकई में एक तो नेचर से भी खराब होते हैं और वैसे भी खराब होते हैं।
तो ये इस योग का रिजल्ट हो जाता है कि अगर मून और सैटर्न अगर दोनों इकट्ठा हैं, मान लीजिए मून और मरकरी इकट्ठा है, फिर क्या होगा? ये तो आपने बताया था, बिल्कुल जोली नेचर के होते हैं वो लोग। हाँ, क्योंकि मून हमारा मदर है और मरकरी चाइल्ड है। माँ और बेटे का एसोसिएशन हो गया। जैसे बाप बेटे का एसोसिएशन होता है तो फादर तो डंडा लेके घूमता है, और जब माँ और बेटे मिलते हैं तो क्या करते हैं? मोस्ट कंफर्ट। हाँ, दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बोथ ऑफ देम। माँ कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो प्यार के अलावा लेकिन उनमें थोड़ा सा जो नेचर में मैच्योरिटी लेवल कम होगा, क्योंकि चाइल्ड है मरकरी। हाँ, सर उनका जो है ना, जैसे नेचर, हाँ, नेचर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि जब मून और मदर एंड सन मिलेंगे, इकट्ठा होते हैं, तो आपने देखा होगा दोनों का बहुत ज्यादा खुशी का एटमॉस्फेयर होता है, और उस टाइम वो कुछ नहीं सोचते, माँ कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो, एक खुशी के माहौल के अलावा उनका बहुत प्यार उमड़ता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो उसी वजह से ये जो लोग होते हैं जिनका मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है हॉरोस्कोप में, दे आर वेरी जॉवियल इन नेचर। आप उनके साथ जाइए, कहीं भी ट्रेवल करिए, आपको जोक सुनाते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दे आर सो कंफर्टेबल, हमेशा खुश रहते हैं। जैसे मून और सैटर्न वाले हमेशा दुखी रहते हैं, बट मून और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन होगा, ऐसे लोग हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा बहुत ही एंजॉय करते हैं हर जगह को। तो ये जस्ट इन कंट्रास्ट टू मून एंड सैटर्न, कि मून और मरकरी का जब एसोसिएशन होता है, आप किसी को भी देख लीजिए, जितने भी जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, कपिल शर्मा को देखो या किसी को भी देखो, दे ऑल हैव मून एंड मरकरी टुगेदर। बिना उसके वो उस टाइप का नेचर नहीं आ सकता आपके। और किसी का भी आप देखेंगे कि मून और मरकरी इकट्ठा है तो रियली बहुत जॉबियल टाइप का नेचर होता है ऐसे लोगों का। बट यही है कि हमें प्लैनेट का जो बेसिक करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, और करेक्टरिस्टिक पता है तो फिर हमें योग वो को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप ही पता लग जाता है कि ये ऐसा है तो क्या रिजल्ट उसके मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मून और राहु का कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स, कंफ्यूज रहते हैं वो। हाँ, एक तो ये हो गया कि राहु एड्स एन एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन, जैसे सैटर्न एलिमेंट्स प्रेशर का डालता है, तो ऐसे ही राहु जो है इट एड्स एन एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया कि सच पीपल आर वेरी इनडिसिसिव, निर्णय नहीं ले पाते कोई भी, और बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, मैं इधर करूं या उधर करूं। बट दूसरा जो बताना चाह रहा हूं कि मून इज द लिक्विड व्हाट वी टेक, जो भी हम लिक्विड हम लेते हैं वो मून उसको रिप्रेजेंट करता है। मून हमारा पानी, हम कहते हैं वाटर है, और राहु उसके साथ मिल गया, फिर क्या होगा? वो राक्षसी प्रवृत्ति ऐड करेगा उसके अंदर, राक्षसी प्रवृत्ति ऐड करेगा। राक्षसी प्रवृत्ति क्या है इसमें? तामसिक बनाएगा, और देन यू डोंट लाइक टू हैव एन ऑर्डिनरी लिक्विड, अल्कोहलिक। हाँ, फिर आपको सिंपल पानी पसंद नहीं होगा, unless and until you add ड्रिंक some, करने लगोगे फिर। हाँ, unless and until you add some poison in that, you won't like it actually। तो जब भी जिसका भी मून और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, तो these people are always tempted toward the hard drinks, बहुत लेते हैं हार्ड ड्रिंक ऐसे लोग जो, कि जब भी मून और राहु का एसोसिएशन होगा तो एक टेम्पटेशन होगा। टेम्पटेशन मीन्स कि इफ गिवन ए चांस दे विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। बट जो भी आपको प्रेडिक्शन करना है, देश पात्र काल को ध्यान में रखकर करिए हमेशा। ये नहीं कि कोई भी मून राहु का कॉम्बिनेशन वाला आया तो आपने कह दिया कि यू आर ड्रंकर्ड, वो गलत हो जाएगा, फिर आपकी पिटाई हो जाएगी वहां पर। लेकिन तो, सर जो मून और राहु कई केसेस में मैंने देखा सर, वो स्किजोफ्रेनिक होते हैं, मैंने जो कंपल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, स्किजोफ्रेनिया काफी जगह पर मैंने देखा, ये उनका नो नेचर में दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, माइंड को अफ्लिक्ट तो करता ही है, माइंड को अफ्लिक्ट करता है। तो मेरा कहने का मतलब मींस क्या बताया आपने? हाँ जी, टेम्पटेशन मीन क्या बताया आपने? टेम्पटेशन मतलब उनको चाहत होती है कि जैसे शराब को देखेंगे तो वो लेना पसंद करेंगे उसको,
अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मौका अगर मिलेगा तो डेफिनेटली, बट मैंने कहा कि देश पात्र काल को हमेशा ध्यान में रखिए प्रिडिक्शन करते समय। कोई गांव से आ रहा है, कोई लड़की गांव से आ रही है, ऐसे परिवार से आ रही है, और आपने देखा मोहन राव का कॉम्बिनेशन है, तो आपने कह दिया कि तो तुम तो बहुत शराब पीते हो। या कोई जैन फैमिली से आ रहा है, कोई ऐसी फैमिली से आ रहा है, तो आप नहीं कहोगे इसको भी। तो देश पात्र काल का हमेशा ध्यान रखिए। बट व्हाट आई एम सेइंग कि इफ गिवन ए चांस, अगर ऐसे लोगों को भी अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उनकी टेंडेंसी होगी उसकी तरफ जाने के लिए, अगर मौका मिलेगा तो, क्योंकि वो नेचर रहेगा, क्योंकि वो प्लैनेट ऐसे हैं, प्लैनेट का नेचर ऐसा है कि वो टेम्पटेशन आपको देंगे देंगे। बट नॉर्मली अगर आप नॉर्मल केसेस में देखते हैं, आजकल के जो ऑर्डिनरी लड़के लड़कियां हैं, अगर मोहन राव का कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली दे वेरी फॉन्ड ऑफ दिस हार्ट ट्रैक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, इनको हम और भी डिस्कस करेंगे कि जितने भी जो योग बनते हैं, अगर हमें प्लैनेट का नेचर मालूम है तो उसका जो उसको इन्फर करना भी बहुत आसान हो जाता है, उसके रिजल्ट बताना भी बहुत आसान हो जाता है। सर मान चंद्र के साथ केतु हो दूसरे घर में, तो चंद्र के साथ केतु मतलब जैसे अभी राहु का बताया ना आपने, तो केतु हो तो दूसरे घर में। केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। राहु केतु में एक ही अंतर है कि हम कहते हैं कि राहु जो था वो जब राक्षस ने अमृत का पान किया था तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। तो अपर पोर्शन राहु होता है और नीचे का पोर्शन केतु होता है। तो अपर पोर्शन ने अमृत पी लिया था, और जो अमृत पी लेता है तो वो तो अमर हो जाता है, गॉड हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि राहु का जहां तक सवाल है वो सारी चीजें हैं उसमें। एक राक्षस तो है, मैलेफिक प्लैनेट तो है, बट इट हैज ऑल द कैपेबिलिटीज। लेकिन जो केतु है वो बेसिकली कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। इसको हम कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है एक, बस, जो आपको, अगर आप धर्म ध्यान में लगे हुए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर हम उससे एक्सपेक्ट करने लगे कि हमें कुछ मटेरियल गेन दे देगा, पैसा दे देगा या कुछ गाड़ी दे देगा, वो कुछ नहीं देता उसकी दशा में। बट उसकी दशा में आप अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, धर्म ध्यान में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए केतु बहुत अच्छा है। तो जैसे मून और केतु का जो कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। ठीक है। ये राक्षसी प्रवृत्ति ऐड नहीं करेगा, कंफ्यूजन ऐड नहीं करेगा। केतु इज नॉट ऑफ दैट टाइप ऑफ प्लैनेट एक्चुअली। तो आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, हम ये कहेंगे कि आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। सर, जी, if moon and Saturn is placed in the same house, then it is called Vish Yoga. Vish Or Yoga. yes, or Saturn aspects moon. नहीं, तब कुछ नहीं, नहीं, then it is not a Vish Yoga. They have to be together. Okay, fine. Yeah. और ऐसे सर लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी योग में भी चंद्र और मंगल इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होना चाहिए। फाइन। हाँ, एस्पेक्ट से कुछ नहीं होगा, इकट्ठा होना चाहिए। Any other question? No sir, please proceed. हाँ, मंजू जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? सर अगर ये बहुत सारे लोगों की पत्रिका में मैंने देखा कि चारों घर जो मेन घर है, 4th 7th 10th, ये जो खाली होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि हम देखेंगे कि जब हम हाउस देखते हैं तो एक तो प्लैनेट की पोजीशन होती है कि प्लैनेट कौन से हैं उसमें, दूसरा प्लैनेट कौन से एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि किसकी पड़ रही है, दूसरा उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, उस हाउस का लॉर्ड क्या है, और चौथा उसकी कारक की क्या पोजीशन है, जो सिग्निफिकेटर होते हैं हाउस के। फिर इन सबको कंबाइन करके फिर हम एक असेसमेंट करते हैं अबाउट दैट हाउस, कि वो हाउस कैसा है। खाली होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या प्लैनेट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि सारी चीज जब कंबाइंड होंगी तब उसका जो एक असेसमेंट करने लायक हम बनते हैं। ठीक है सर। ओके सर।
Okay, then if there is no question, then we'll continue next Saturday. Thank you so much. Thank Good you. night. Thank you. Thank you, sir. Good night. Thank you so much, sir. Okay, then. Thank you so much. Good